एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय समाज एवं संस्कृति। ठीक है, इसका मॉडल पेपर हमने तैयार किया है जो 2022 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद भी करने वाला है। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो को अगर देखा होगा तो वहाँ पे हमने इस पेपर के अति लघुत्तरी वाले सेक्शन को पूरा कवर कर लिया था। बीच में एक अर्जेंट काम आ जाने के कारण वीडियो को वहीं पे स्थगित करना पड़ा था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे, आज लघुत्तरी वाले सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जैसे ही आप मेरे प्यारे दोस्त ये अति लघुत्तरी वाला सेक्शन आप कवर कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, 10 के 10 प्रश्न कर पाते हैं, उसके बाद आपको खंड बा दे दिया जाता है, मतलब लघु उत्तरीय का सेक्शन यहाँ पे दे दिया जाता है। यहाँ भी आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी जाते हैं। आपको यहाँ पे लिखा रहता है कि सभी प्रश्न करने आपके क्या हैं, अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 200 शब्दों में होना चाहिए। कितने शब्द में प्यारे दोस्त? 200 शब्द में होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे ये सारा चेंज देखने को मिलता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 500 शब्द भी कहे तो आप उस पे बना चुना के अच्छे से लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत बेस उसका जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं, दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे कि कर्म सिद्धांत का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कर्म सिद्धांत का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भारतीय जीवन पद्धति में कर्म का सिद्धांत प्रत्येक युग में प्रेरणा का प्रधान स्रोत रहा है। प्रेरणा मतलब आप समझ सकते होंगे, एक शब्द आप कहना चाहें तो मोटिवेशन का ये क्या रहा है, प्रधान स्रोत मतलब एक मेन वो रहा है, सोर्स रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा, इस सिद्धांत की व्यावहारिकता से प्रभावित होकर मैक्स वेबर ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था मेरे प्यारे दोस्त? कर्म के सिद्धांत ने संपूर्ण संसार को एक बुद्धिवादी तथा नैतिक व्यवस्था में परिणत कर दिया। मतलब जो कर्म के सिद्धांत है, इसने पूरे विश्व या फिर पूरे संसार को आप कह सकते हैं बुद्धिवादी तथा नैतिकवादी व्यवस्था में क्या कर दिया है, बांध दिया है। आगे आपको लिखना होगा, इस प्रकार यह सिद्धांत संपूर्ण इतिहास में एक सबसे अधिक संतुलित, क्या मेरे भाई दोस्त, एक सबसे अधिक संतुलित ईश्वरीय विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, भारतीय जीवन में कर्म के सिद्धांत के महत्व को निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसको किसको? पहला नंबर हेडिंग आपको डालना होगा कि मानसिक संतुष्टि द्वारा व्यक्ति का विकास। मानसिक संतुष्टि द्वारा व्यक्ति का विकास, ये पहली हेडिंग आपकी रहेगी। और इसमें आपको लिखना रहेगा कि इस सिद्धांत के कारण ही व्यक्ति सुख दुख, सफलता असफलता, समृद्धि तथा निर्धनता जैसी सभी दशाओं में अपनी स्थिति को संतुष्ट रहकर सामाजिक व्यवस्था में निष्ठावान रहता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्या रहता है? निष्ठावान रहता है। कर्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देकर उसे त्याग की ओर उन्मुख कर किया है। क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त? त्याग की ओर उसको उन्मुख किया है। आगे लिखना है, यह सिद्धांत भविष्य के प्रति आशा तथा अतीत के प्रति विस्मृति का विश्वास दिलाकर व्यक्ति को संगठित रखता है। ठीक है, वो आगे चल के आपको आशा दिलाता है कि आगे चल के ये हो सकता है, और जो आपके साथ पीछे हो चुका उसको भुलाने का प्रयास करवाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी, सामाजिक संघर्षों का समाधान। क्या मिल पाए दोस्त? सामाजिक संघर्षों का समाधान। इसमें आपको लिखना होगा कि कर्म के सिद्धांत ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति ही अस्वस्थ नहीं किया, बल्कि यह विश्वास दिलाया कि समाज से दुर्जनों, क्या मेरे पास दोस्त, समाज में दुर्जनों को मिलने वाले सुख का कारण सामाजिक व्यवस्था का दोष नहीं, बल्कि स्वयं उन व्यक्तियों के प्रारब्ध का फल है। प्रारब्ध का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक लाइन में इसको बताने का प्रयास करते हैं कि जो आपने पिछले जन्म में पुण्य या फिर पाप किए थे, वो उसका फल मिलना बाकी रह जाता है और वो आप आके इस जन्म में उनको पाते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि इसी उम्र में हमने क्या पाप कर दिया भाई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो भाई वो इस उम्र में आपको नहीं ध्यान में रखना है। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए थे जिनका फल आपको अभी आके भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही उसी को प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, पिछले जन्म का फल जो है आपको इस जन्म में प्राप्त हो, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। अब वो फल जो आपका है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरे हेडिंग आपको डालना रहेगा, नैतिक जीवन का विकास। ठीक है,
नैतिक जीवन का विकास में आपको लिखना रहेगा, कर्म का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि भौतिकता अंततः व्यक्ति के दुखों का ही कारण बनती है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो ये भौतिकता है, ये अंततः व्यक्ति के दुखों का ही क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। इस सिद्धांत ने सभी व्यक्तियों को विश्वास दिलाया कि नैतिक जीवन के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ठीक है। देखते हैं चौथी नंबर हेडिंग आपको डालना रहेगा, समाज कल्याण का अर्थ। क्या डालना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, समाज कल्याण का अर्थ। इसमें आपको लिखना रहेगा कर्म का सिद्धांत। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कर्म का सिद्धांत समष्टिवादी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समष्टिवादी है। बाध्य रूप से इसका संबंध कर्तव्य भावना से होते हुए भी यह आंतरिक रूप से संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा निष्काम कर्म से पारस्परिक दायित्व में संतुलन बना रहता है और समता के भाव में समता के भाव से परोपकार में वृद्धि होती है। कर्म के सिद्धांत में त्याग और आत्मसमर्पण की भावना भी समाज कल्याण के लक्ष्य से ही संबंधित है। ठीक है, आई होप ये चीज आपकी भी चौथी नंबर हेडिंग भी आपकी क्लियर हो गई होगी। पांचवी नंबर हेडिंग आपको डालना है आशावादी विचारों का आधार। क्या मेरे पास दोस्त, आशावादी विचारों का आधार। आप एक कॉपी कलम लेके जरूर बैठा कीजिए, इन चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिए और आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी और आप इन चीज़ों को समझते भी चलेंगे। ठीक है, लिखना एक जो है अहम भूमिका निभाता है आपके परीक्षा में, एग्जाम में, क्योंकि आपकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपके पास शब्दकोश भी होने आवश्यक हैं। बिना शब्दकोश के आप किसी चीज़ को लिख नहीं पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने बातों को कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके पास उन बातों को कहने के लिए, आपके अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते कि आप कौन से शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, तो शब्द संगठन कीजिए और शब्द संगठन तभी होगा जब आप एकदम शुद्ध रूप से बात करने का प्रयास करेंगे किसी के साथ इसी तरीके से वार्तालाप करेंगे और किसी कॉपी में या कॉपी में या डायरी में इन चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे। नए नए शब्दों को, जैसे इन चीज़ों को अगर आप बोलते होंगे तो आपको खुद एक अपने आप में अच्छा फील होता होगा, भाई साहब मतलब क्या बोला है। और अगर यही चीज़ नहीं बोल पाते हैं आप, तो आपको लगता है अरे भाई मतलब आज तो बेइज्जती ही करा दी थी। तो इस तरीके से तो आप नए नए शब्दों का संगठन कीजिए। आप किसी के सामने भी बैठे हैं, वहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कहीं पे बात हो रही है अध्यात्म वगैरह की, तो वहाँ पे आप जाइए, प्रारब्ध वगैरह शब्द का यूज कीजिए। तो वहाँ पे जितने लोग होंगे, ऐसे कई सारे शब्द हैं, कर्म, प्रारब्ध, ऐसे ऐसे मोटी मोटा। अब आप कहेंगे मतलब इस जिंदगी में आप जो काम करोगे वही अगले जीवन में मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अलग हो गया। अब इसी चीज को आप थोड़ा नए शब्दों में कहें, इस इस जीवन में जो आपका कर्म है, उसी का परिणाम, उसी का फल आपको अगले जन्म में मिलता है। इस प्रकार से कहें तो आपको एक अलग फील आएगा कि हाँ भाई साहब मतलब मजा आ गया बोलने में। तो इस तरीके से तो आपको क्या करना चाहिए, पहले शब्द संगठन, ठीक है, शब्दकोश अपना मजबूत करना चाहिए। अच्छे अच्छे शब्द इकट्ठे करने चाहिए। जो पुराने शब्द आपके पास हैं उनको निकालिए, हटाइए, नए नए शब्द को स्थान दीजिए। ठीक है, फिर आप किसी के सामने बात कीजिए, देखिए आपका प्रभाव एक अलग ही रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। पांचवी नंबर हेडिंग डालना है आशावादी विचारों का आधार। इसमें लिखना है कर्म का सिद्धांत जीवन को आशावादी बनाता है। आशावादी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको कुछ ना कुछ होप रहती है कि हो सकता है कि आगे चल के हमें ये मिल जाए। ठीक है, हमारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि हमको हो सकता है ये मिल जाए। अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी बहुत आशाएं जगी रहती हैं और आप उन्हीं आशाओं के कारण में अपना कर्म वो करते चले जाते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक आशा जरूर जगती होगी, कुछ नहीं भाई तो एक अच्छी खासी नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से वो छोटी मोटी आशाएं जो होती वही मनुष्य को अपना कार्य करवाती हैं। ठीक है, और बहुत लोगों की आशा तो ये होती है कि बस किसी प्रकार से शादी हो जाए, कोई आए तो पूछे बताएं भैया लड़का एमए कर रहा है, किससे, सोशियोलॉजी से कर रहा है। ठीक है, तो ये भी होती है, ये भी एक आशा है एक प्रकार की। आगे आपको लिखना रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति में प्रेरणा का संसार। क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक व्यक्ति में प्रेरणा का संचार करके उसे समाज का एक उपयोगी अंग बनाने में
सहायता करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा कर्म के सिद्धांत का यह गत्यात्मक पक्ष है। गत्यात्मक का मतलब जो चलता रहे, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है, जिसके महत्व को सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? इसके महत्व को सभी लोगों ने स्वीकार किया है, किसी ने भी इसका परिष्कार नहीं किया है। ठीक है, अब छठी हेडिंग आपको डालनी रहेगी पुनर्जन्म के भय का समाधान। क्या मेरे प्यारे दोस्त, पुनर्जन्म के भय का समाधान, ये आपकी छठी नंबर हेडिंग रहेगी। और इसमें आपको लिखना रहेगा व्यक्ति को मृत्यु के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति को मृत्यु का भय उसे पूर्व चिंताओं से युक्त कर देता है। क्या कर देता है मेरे प्यारे दोस्त? युक्त कर देता है। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म के भय को निर्मूल सिद्ध करके व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देता है। और आगे लिखा रहा है आपको कि यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है यदि व्यक्ति निष्काम रूप से कर्म और ज्ञान का साधन करे, ज्ञान की साधना करे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो है दूसरा नंबर प्रश्न कर्म का सिद्धांत वाला जो है ये आपका समाप्त होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आगे आपको अथवा करके एक और दे दिया गया है कि गृहस्थ आश्रम के महत्व को बताइए। ठीक है, तो आपको मर्जी का है तो ये कर्म सिद्धांत वाला कीजिए, और नहीं तो गृहस्थ आश्रम के महत्व वाला ये आप कर सकते हैं। दोनों को नहीं करना है, किसी एक को ही करना है, क्योंकि यहाँ पे अथवा लगा दिया गया। अथवा का मतलब या तो ये आप कीजिए और या फिर ये वाला कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आपका जो प्रश्न है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, गृहस्थ आश्रम के महत्व को बताइए। ठीक है, इसमें आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आश्रम व्यवस्था की संपूर्ण योजना में गृहस्थ आश्रम को क्या मेरे प्यारे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके सर्वोपरि महत्व को इसके निम्न कारण है। इसको जो सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है, सर्वोपरि स्थान महत्व दिया गया है, इसका निम्न कारण है। यहाँ पे एक एक करके आपको हेडिंग में 2 से 3 हेडिंग में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपको डालना है सामान्य कल्याण। ठीक है, ये सर्वोपरि, ये क्या करता है, गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि रखता है। इसमें आपको लिखना रहेगा सामान्य कल्याण में, ये हेडिंग रहेगी आपकी। इसमें आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, कि गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में महत्व देने का सर्व प्रमुख कारण यह है कि यह आश्रम सार्वजनिक जीवन से संबद्ध है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये किससे है? सार्वजनिक जीवन मतलब सबसे संबंधित है। और आगे आपको लिखना रहेगा, एक गृहस्थ ही अन्य तीनों आश्रमों के व्यक्तियों की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। कौन करता है? गृहस्थ आश्रम वाले ही करते हैं, जिसके बिना किसी भी आश्रम में व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य अर्थात धर्म, अर्थ और काम भी सामाजिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, धर्म के द्वारा सामाजिक दायित्व और कुल परंपरा, क्या मेरे पास जो सामाजिक दायित्व है और जो कुल परंपरा है का निर्वाह होता है। आगे आपको लिखना रहेगा, अर्थ के द्वारा सभी आश्रमों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो अर्थ मतलब पैसा जिसे आप कहते हैं, उसके द्वारा जितने भी आश्रम के व्यक्ति हैं उनको क्या होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा दान विवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। और अंत में काम द्वारा सामाजिक जीवन का निरंतरता प्राप्त होती है। मतलब जो आपका सामाजिक जीवन है ये इसी पीढ़ी पे न रुके, आगे भी कई पीढ़ियां हो, उसमें आपका क्या करता है, काम आपकी सहायता करता है। ठीक है, दूसरी नंबर हेडिंग आपकी है पुरुषार्थों की पूर्ति। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? पुरुषार्थों की पूर्ति। इसमें आपको लिखना रहेगा, गृहस्थ आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? गृहस्थ आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें चारों पुरुषार्थों की पूर्ति की जा सकती है। किसकी की जा सकती है? चारों पुरुषार्थों की पूर्ति की जा सकती है। ये चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों की पूर्ति कहाँ पे की जा सकती है? गृहस्थ आश्रम में आपकी की जा सकती है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल धर्म ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जिससे प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविकता तो यह है कि आश्रम में धर्म का पालन भी बहुत सीमित क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम
में धर्म और मोक्ष ही जीवन का प्रमुख पुरुषार्थ होते हैं, जबकि संन्यास के अंतर्गत केवल मोक्ष ही एकमात्र पुरुषार्थ रह जाता है। गृहस्थ आश्रम सभी पुरुषार्थों का समन्वय केंद्र है, जहाँ धर्म, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी दूसरी हेडिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तीसरी हेडिंग है विभिन्न यज्ञों का निर्वाह। क्या मेरे प्यारे दोस्त, विभिन्न यज्ञों का निर्वाह ये भी क्या करती है, गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि महत्व प्रदान कराती है। ठीक है, क्या कराती है, सर्वोपरि महत्व प्रदान कराती है। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा जो विभिन्न यज्ञों का निर्वाह है, इस हेडिंग में आपको लिखना रहेगा हिंदू जीवन में सभी प्रकार के ऋणों, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हिंदू जीवन में सभी प्रकार के ऋणों से उऋण होने के लिए यज्ञों की पूर्ति को आवश्यक माना जाता है। उऋण का मतलब हुआ कि आप उस ऋण से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या, यज्ञों की पूर्ति को आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ये यज्ञ 5 हैं। कौन कौन से, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ठीक है, और जीव यज्ञ। क्या मेरे प्यारे दोस्त, कौन कौन से, ध्यान दीजिए, फिर से कहीं पे लिख लीजिए या खुद याद रखिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और जीव यज्ञ। ठीक है, ये क्या है, 5 यज्ञ हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सभी यज्ञ एक माध्यम हैं, जिनका सर्वोत्तम निर्वाह गृहस्थ आश्रम से ही संभव है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और बहुत से सामान्य जीवधारियों का ऋणी हो जाता है। इस समय उसका एकमात्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उसका एकमात्र कर्तव्य स्वयं को गुरु के लिए समर्पित करके आत्मनियंत्रण तथा बौद्धिक विकास की साधना करना होता है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा केवल गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र आश्रम है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, केवल गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र आश्रम है जिसमें उपयुक्त ऋणों से उऋण होने के लिए 5 महायज्ञ पूरे किए जा सकते हैं। फिर आगे लिखना रहेगा सर्वप्रथम देवताओं के ऋण से उऋण होने के लिए गृहस्थ अग्नि प्रज्वलित करके देवताओं का आवाहन करता है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा देवताओं की प्रसन्नता से ही गृहस्थ को वह पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, गृहस्थ जो यज्ञ करवाता है, गृहस्थ को वो पदार्थ प्राप्त होते हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। दूसरे ऋण अर्थात ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए गृहस्थ वेद मंत्रों का उच्चारण करता है और धर्म कार्यों के द्वारा उन दायित्वों को पूरा करता है। ठीक है, जिनकी शिक्षा से उसे अपने गुरु से मिली थी। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिनकी शिक्षा उसे अपने गुरु से मिली थी। आगे आपको लिखना है तीसरे यज्ञ अर्थात पितृ यज्ञ की पूर्ति केवल गृहस्थ आश्रम से ही संभव है। माता पिता से जन्म मिलने के कारण व्यक्ति उनका ऋणी होता है, इसीलिए उसके लिए नितांत आवश्यक है कि वह भी संतान को जन्म देकर तथा संतान का पालन पोषण करके इस ऋण को उऋण हो। ठीक है, इस ऋण से क्या हो, उऋण हो। अगर आपने किसी से जन्म लिया है तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप भी किसी को जन्म दें और उसका पालन पोषण करके अपने ऋण को उतारें। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा गृहस्थ आश्रम में रहकर ही व्यक्ति चौथे यज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ को पूरा कर सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अनेक व्यक्तियों से शिक्षा मांगने के कारण हम उनके ऋणी हो जाते हैं। उनसे उऋण हो तभी हुआ जा सकता है जब हम स्वयं भी प्रत्येक अतिथि की सेवा करें। अंत में अनजाने में ही, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अंत में अनजाने में ही जिन प्राणियों ने हमारा हित किया है हम उनके भी ऋणी हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनके भी ऋण ही हो जाते हैं। इस ऋण से उऋण होने के लिए व्यक्ति को जीव यज्ञ करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है, जीव यज्ञ करना आवश्यक है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो भी बताओ, नहीं पसंद आ रहा है तो भी बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपसे तीसरा प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, वर्ण व्यवस्था का महत्व बताइए। क्या बताना है आपको, वर्ण व्यवस्था का महत्व आपको बताना है। और फिर अथवा करके एक प्रश्न इसी प्रकार से यहाँ पर और भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो पहले हम वर्ण व्यवस्था के क्या महत्व को देखते हैं। ठीक है,
चलिए, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कई विद्वान आज भी इस भ्रांति में हैं कि मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था असमानता की नीति पर आधारित एक पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, क्या है, कई सारे विद्वान इसे भ्रांति मतलब इस भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा अपने विश्वास के आरंभिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अपने विकास के आरंभिक चरण में वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज में कार्यात्मक विभाजन करना और प्रत्येक व्यक्ति में उसकी क्षमताओं के अनुरूप मेरे प्यारे दोस्त क्या उसकी क्षमताओं के अनुरूप अधिकाधिक कार्य लेकर समाज को विभिन्न संघर्षों से बचाना भी था। ठीक है, आगे आपको लिखना था अतीत में इस व्यवस्था के महत्व को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। क्या स्पष्ट किया जा सकता है? आपको पहला नंबर डाल देना रहेगा और उसमें आपको लिखना रहेगा कि इसका आधारभूत महत्व आवश्यक प्रतियोगिता पर नियंत्रण रखकर व्यक्तियों को संघर्षों से छुटकारा दिलाना था। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्तियों को संघर्षों से छुटकारा दिलाना था। दूसरा नंबर आपको डाल के लिखना रहेगा, इसमें लिखना रहेगा इस व्यवस्था में मनोवैज्ञानिक आधार पर विशेषीकरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनोवैज्ञानिक आधार पर विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन करके तत्कालीन समाज को ज्ञान, शौर्य, सेवा, वाणिज्य के क्षेत्र में संसार भर में अग्रणी बनाया। ठीक है, क्या बनाया? संसार भर में अग्रणी बनाया। आगे आपको तीसरा नंबर लिखना रहेगा वर्ण व्यवस्था में व्यक्तियों के गुणों और कार्य क्षमता में वृद्धि करके उन्हें एक उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी। चौथा नंबर आपको लिखना रहेगा इस व्यवस्था का उद्देश्य असमानता में भी समानता के गुणों को विकसित करना ही था। ठीक है, और पांचवा नंबर लिखना रहेगा इस व्यवस्था में सभी वर्णों को अपनी रक्त शुद्धता बनाए रखने की प्रेरणा दी। फिर आगे लिखना रहेगा प्रत्येक समाज इसके प्रति सदैव जागरूक रहता आया है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा, आपको वाली लाइन छोड़ देनी रहेगी, ये पांचों आपको लिखने के बाद फिर लिखना रहेगा इसके बाद भी यह निर्विवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निर्विवाद सत्य है कि इस व्यवस्था में नैतिकता के दोहरे स्तर का विकास किया। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा इसमें जन्म के आधार पर कुछ व्यक्तियों को दूसरों से अधिक मूर्ख, अज्ञानी, अपवित्र, सुस्त, अयोग्य और दुर्गुणी, क्या मेरे पास दोस्त, दुर्गुणी मतलब जिसके पास वो गुण प्राप्त ना हो। ठीक है, उनके पास वो सारे गुण ना प्राप्त हों, फिर मान लिया। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा व्यवहारिक रूप से वर्ण व्यवस्था ने कालांतर में सामाजिक एकाधिकार, समानता व शोषण के विरुद्ध शोषण में वृद्धि करके भारतीय समाज को विघटित कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्त? विघटित कर दिया। तो इस प्रकार से आपके तीसरे नंबर का भी जवाब यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अथवा करके दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो अथवा करके यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये क्या है, एक धार्मिक संस्कार है और इसको आपको अपने शब्दों में यहाँ पे बताना रहता है। ठीक है, चलिए तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे आपको लिखना रहेगा विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है। क्या है? मूल का मतलब आप कह सकते हैं जड़। ठीक है, क्या है? जड़ है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। क्या माना गया है? अनिवार्य मतलब सभी को करना चाहिए। ठीक है, आगे आपको लिखना है हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्याख्या की गई है। इसकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा इसी प्रकार से हिंदुओं में प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण चुकाने का भार दिया गया है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए विवाह करके संतानोत्पत्ति करना आवश्यक माना जाता है। मनु विवाह को यौन संबंधों से के उचित नियंत्रण एवं इहलोक मतलब जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, और परालोक मतलब जहाँ पे हम लोग मानते हैं देवता वगैरह रहते हैं, परालोक के सुख के लिए आवश्यक मानते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा
शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके पास पति पत्नी हो और उनके पास बच्चे भी हों, वही क्या पूर्ण मानव माना जाता है। आगे आपको लिखना रहेगा, वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है। क्या माना गया है? जिसका विवाह नहीं हुआ है वो एक अपवित्र व्यक्ति है। अभी छोटे बच्चे का को अपवित्र नहीं माना जाता है। एक उम्र के बाद जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम को त्यागता है तो उसके बाद उसको विवाह कर लेना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक अपवित्र व्यक्ति माना जाएगा। आगे आपको लिखना है, धार्मिक दृष्टि से वह अपूर्ण है और वह संस्कारों में भाग लेने योग्य नहीं है। वो किसी भी प्रकार के संस्कारों में भाग लेने योग्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मणों में कहा गया है, क्या कहा गया है कि पत्नी निश्चित रूप से पति का अर्धांश है। अर्धांश का मतलब आधा अंश है, ठीक है। आधा पति और आधा पति पत्नी दोनों आधे आधे हैं, मतलब कह सकते हैं एक में ही आधे आधे हैं। आगे आपको लिखना रहेगा, अतः तब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता है एवं संतान उत्पन्न नहीं करता जब तक वह पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा, विवाह करके संतान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने को अमर बनाता है। क्या कराता है? संतान के माध्यम से ही अपने आप को अमर बनाता है। आगे लिखना रहेगा, हिंदू शास्त्रकारों ने स्त्रियों के लिए विवाह की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया है। उसके लिए विवाह उपनयन संस्कार की भांति ही है। बिना विवाह के स्त्री को स्वर्ग नहीं मिल सकता। महाभारत में एक उल्लेख है कि कुणी ऋषि, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुड़ी ऋषि की पुत्री श्रुतु सुश्रु कुड़ी ऋषि की पुत्री श्रुसु तपस्या के बल पर स्वर्ग जाना चाहती थी, परंतु जब नारद ने उसे बताया कि विवाह के बिना ऐसा संभव नहीं है तो उसने अपनी तपस्या का आधा भाग श्रृंगारवत ऋषि को देकर विवाह किया, ठीक है। क्या किया? विवाह किया, तभी वह स्वर्ग जा सकी। आगे आपको लिखना रहेगा, बोगार्ड्स के शब्दों में लिखें। बोगार्ड्स महोदय ने इसके बारे में क्या लिखा है हिंदू विवाह के बारे में? तो उन्होंने लिखा है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है, ठीक है। आगे आपके वेस्टरमार्क महोदय ने लिखा है, वेस्टरमार्क महोदय ने क्या लिखा है कि विवाह एक या अधिक पुरुष का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। आगे लिखना रहेगा, और इसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित पक्षों के बीच में एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है, ठीक है। आगे आपको तीसरे नंबर आपके जो वैज्ञानिक है डॉक्टर कपाड़िया महोदय ने हिंदू विवाह को संस्कार के रूप में स्वीकार किया है और वे लिखते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ठीक है। आगे आपको वो लाइन से छोड़ देनी रहेगी और लिखना रहेगा, संक्षेप में, विवाह समाज में मान्यता प्राप्त किसी प्रथा या नियम के अनुसार दो या अधिक स्त्री पुरुषों के यौन संबंधों को नियमित करने की वह संस्था है जिसका उद्देश्य घर बसाना तथा बच्चों का लालन पालन के लिए एक अस्थाई आधार पर प्रदान कराना है, ठीक है। क्या कराना है? एक अस्थाई आधार प्रदान कराना है। तो आई होप ये आपका जो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारतीय समाज, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय समाज के निर्णायक तत्वों का वर्णन कीजिए। क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय समाज के निर्णायक तत्वों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो भारतीय समाज के निर्णायक तत्व मतलब ये कह सकते हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया है, उसके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि मूल रूप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था उन तत्वों से मिलकर बनी है जो समन्वयकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देते हैं। क्या? समन्वयकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा, यह सच है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार एक बड़ी सीमा तक सैद्धांतिक है और व्यवहार में उनकी वास्तविक
क्या व्यवहार में उनकी वास्तविक भावना से अधिकांश व्यक्ति परिचित नहीं हैं, फिर भी इन आधारों में एक नए समाज के निर्माण में योगदान दिया है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा कुछ प्रमुख आधार निम्न हैं। पहला आपके हेडिंग डाल देना रहेगा पंच ऋण। क्या मेरे प्यारे दोस्त, पंच ऋण। इसमें आपको लिखना रहेगा कि भारतीय समाज में जीवन को त्याग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जीवन को त्याग के आदर्श में ढालने के लिए यह बताया गया है कि उन जीवन अनेक चर और अचर तत्वों का ऋण ही है। ये ऋण इसलिए हैं मतलब ये ऋण इसलिए बताए गए हैं जिससे कि व्यक्तिवादिता का को प्रोत्साहन ना मिले और व्यक्ति अन्य प्राणियों एवं जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा रहे। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा ये पंच ऋण निम्न हैं। कौन कौन से हैं आपको ये पंच ऋण भी बताने रहेंगे। पहले आपके बताए गए हैं देव ऋण, जो आपके पहले अभी बता दिए गए हैं। देव ऋण, ठीक है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और जीव ऋण, ये आपके 5 ऋण बताए गए हैं। ठीक है, आगे आपको इन्हीं को यज्ञ में बता दिया गया है। आपको दूसरी हेडिंग डाल देना रहेगा पंचयज्ञ, पंच महायज्ञ आपको डालना रहेगा। इसमें आपको लिखना रहेगा महायज्ञ वे प्रमुख दायित्व हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वे प्रमुख दायित्व हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति मतलब उक्त 5 ऋणों से मुक्त होता है और ये महायज्ञ निम्न हैं। कौन कौन से हैं? देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और जीव यज्ञ। ठीक है, आगे आपको तीसरी नंबर हेडिंग डालनी रहेगी पुरुषार्थ। इसमें आपको लिखना रहेगा कि यज्ञों के समुचित निर्वाह के लिए व्यक्ति की क्रियाओं को 4 और भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ठीक है, आगे लिखना रहेगा इन्हीं की सम सम सॉरी समन्वित, ठीक है, क्या लिखना है आपको? इन्हीं की समन्वित व्यवस्था को पुरुषार्थ कहते हैं। इन्हीं को एक साथ में रखा जाए उन्हीं को क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ एवं काम जैसे पुरुषार्थ प्रमुख साधन हैं। ठीक है, ये साधन का काम करते हैं। धर्म, अर्थ और काम मोक्ष प्राप्ति के साधन का काम करते हैं। ये सभी पुरुषार्थ जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, चौथी हेडिंग आपको डालना रहेगा कर्मवाद। इसमें आपको लिखना रहेगा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अनुसार मनुष्य का प्रमुख दायित्व कर्म करना है। क्या है? कर्म करना है। कर्म सभी प्रकार की सिद्धि का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्रकार की सिद्धियों का आधार है। कर्म से तात्पर्य निष्काम कर्म से है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा व्यक्ति यदि फल की इच्छा से कोई कार्य करता है तो वह कर्म से दूर हो जाता है। उसे ना तो कर्म का कोई लाभ मिलता है और ना ही इससे सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता मिल पाती है। फिर लिखना रहेगा इस प्रकार कर्मवाद लोक कल्याणकारी है तथा इसका उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना है। 5वीं नंबर हेडिंग आपको डालना रहेगा पुनर्जन्म, और इसमें लिखना रहेगा कर्मवाद की भावना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए पुनर्जन्म की धारणा को विकसित किया गया है। और आगे लिखना है आपको, किया गया पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ फल इसी जीवन में मिल जाता है, जबकि शेष कर्म प्रारब्ध के रूप में हमारे आगामी जन्म को प्रभावित करते हैं। फिर आगे लिखना रहेगा पुनर्जन्म में मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी बंधे रहते हैं और अच्छे कर्म समाप्त हो जाने पर देवताओं को भी पृथ्वी पर आकर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। थोड़ा बोलने का तरीका जो है चेंज हो गया, लग रहा था कि जैसे प्रवचन वगैरह कह रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे लिखना रहेगा इस प्रकार व्यक्ति के सभी सुख दुख, सफलता असफलता, समृद्धि और निर्धनता पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। ठीक है, तो आपने अगर कोई किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर ली है और आपका वहाँ पे किसी कारणवश नहीं हो पाया है या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसने आपको बाधित कर दिया है वहाँ पे पहुँचने से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके कर्म में कोई कमी नहीं थी, बस आपके प्रारब्ध ने, आपके भाग्य ने नहीं होने दिया। ये आपको यहाँ पे मान के चलना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या दिया गया है? कर्म सिद्धांत का समाज शास्त्रीय महत्व बताइए। क्या कर्म सिद्धांत का आपको
समाजशास्त्रीय महत्व आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भारतीय जीवन में कर्म के सिद्धांत के महत्व को निम्नलिखित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहला कौन सा? मानसिक संतुष्टि द्वारा व्यक्ति का विकास। क्या मेरे प्यारे दोस्त का एक मिनट, कर्म का सिद्धांत समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। ये प्रश्न आपका हो चुका है, ठीक है। पहला ही प्रश्न आपका ये था और अभी हमने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न जो है फिर से दोहरा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है, 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या बताइए। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और अथवा करके यहाँ पे दूसरा आपसे प्रश्न भी पूछ लिया गया है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। तो पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है। क्या क्या समस्याएं हैं इनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। आपको पहले लिखना रहेगा राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं निम्नलिखित हैं, और कुछ हेडिंग्स में आपको लिखना रहेगा। पहली डालना रहेगा जाति और जातिवाद। क्या है जाति और जातिवाद? ये पहली समस्या आ जाती है। इसमें आपको लिखना रहेगा भारतीय पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय एकता की विरोधी शक्तियों में जाति और जातिवाद प्रमुख है। फिर आगे लिखना रहेगा भारतीय जाति प्रथा के विशेष में यह लिखे हुए डॉक्टर घुरिये ने लिखा है। क्या लिखा है? लिखते हुए डॉक्टर घुरिये ने क्या लिखा है कि यह प्रथा समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर देती है, ठीक है। आगे लिखना है इससे समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है, जिसके फलस्वरूप यह स्थिति एक राष्ट्रीय एकता को अपनाने में बाधक सिद्ध होती है, ठीक है। जाति प्रथा का ही कटिरूप जातिवाद के रूप में प्रकट होता है जो कि विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली खाई को और भी चौड़ा करता है। क्या करता है? और भी चौड़ा करता है, तथा एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष या प्रतिस्पर्धा आदि के रूप में अभिव्यक्त होता है। अपनी ही जाति को स्वार्थों को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सबसे सरल रूप है, ठीक है। दूसरी हेडिंग आपको डालना रहेगा सांप्रदायिकता। इसमें आपको लिखना रहेगा राष्ट्रीय एकता के रास्ते पर एक और भयंकर बाधा सांप्रदायिकता है। यद्यपि सांप्रदायिकता केवल हिंदू और मुसलमानों तक सीमित नहीं, फिर भी इनकी संख्या अधिक होने के कारण यही प्रमुख रूप से संबंधित माने जाते हैं। फिर आगे लिखना रहेगा कि साथ ही यह सभी स्वीकार करते हैं कि फूट डालो और राज्य करो कि ब्रिटिश नीति ने ही हजारों वर्षों तक भाई भाई के रूप में रहने वाले हिंदू मुसलमानों के दिल में फर्क डाला और धर्म की पोशाक पहनाकर बीच बीच में एक दूसरे के विरुद्ध भड़काती रही, ठीक है। आगे आपको लिखना है इसी नीति के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और दो राष्ट्र के सिद्धांत ने जिस सांप्रदायिकता की आग को भड़काया, उसका उद्देश्य हिंदू मुसलमान एकता को राख में बदलना था। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? राख में बदलना था। तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी मेरे प्यारे दोस्त की भाषावाद। इसमें आपको लिखना होगा आज देश में एक अन्य गंभीर समस्या भाषा की है। संविधान के अनुसार 1965 तक हिंदी भारतीय राष्ट्रभाषा व शासकीय भाषा हो जानी चाहिए थी, परंतु जैसे जैसे समय निकट आता गया हिंदी भाषी व्यक्ति तथा अंग्रेजी भाषा के शुभ चिंतक हिंदी का विरोध करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में यह गलत धारणा बना ली कि हो सकता है कि हिंदी भाषा उन पर शासन करने लगे, ठीक है। आगे आपको लिखना है इसी कारण हिंदी का विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी प्रेमियों ने भी अपना आंदोलन शुरू किया। इन्हीं आंदोलन में मांगों की छत्र छाया में उत्तर और दक्षिण का प्रश्न आया, ठीक है। और आगे लिखना है, कहने का तात्पर्य यह है कि भाषावाद ने भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए विरोध परिस्थिति को उत्पन्न किया और उन्हें बनाए रखा, ठीक है। अब चौथी हेडिंग आपको डालना होगा मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रवाद। क्या डालना होगा? क्षेत्रवाद। और इसमें आपको लिखना होगा राष्ट्रीय एकता में बाधक एक और प्रमुख कारक क्षेत्रीय
क्षेत्रीयवाद है। इसमें आपको लिखना होगा क्षेत्रीयवाद एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मनोभाव को व्यक्त करता है, जिसके अनुसार उस क्षेत्र के लोग यह सोचते हैं कि उनकी भाषा, संस्कृति, इतिहास तथा सामाजिक परंपराएं अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ हैं और इसीलिए उन्हें अपना सर्वांगीण विकास करने का अधिकार है और इस उसके लिए किसी भी मूल पर उन्हें सब तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे जिससे क्या मेरे प्यारे दोस्त विभिन्न राज्यों के बीच कटु ईर्षा व प्रतिद्वंदिता की भावना पनप जाती है, जो कि अंतिम रूप में राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधक सिद्ध हो जाती है। पांचवी नंबर हेडिंग आपको डालना रहेगा पांचवी नंबर हेडिंग आपको डालना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। क्या मेरे प्यारे दोस्त, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। इसमें आपको लिखना रहेगा, आज भी हम संपूर्ण देश के लिए भारतीय पृष्ठभूमि व संस्कृति पर आधारित एक सामान्य शिक्षा व्यवस्था को विकसित नहीं कर पाए हैं। ठीक है, शिक्षित देशवासियों की संख्या शायद घटती जा रही है। वर्तमान शिक्षा ने लोगों को घोर स्वार्थी बना दिया। शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, नेता, समाज सुधारक सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ठीक है, और कोई भी अपने स्वर को एक तार में बांधने के प्रति प्रयत्नशील नहीं है। आगे लिखना रहेगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता कैसे संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 5 हेडिंग रही राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे अथवा करके आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछ लिया गया है कि अभिजात वर्ग के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या अभिजात वर्ग के प्रकारों का आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि लिखना होगा, समाज के विभिन्न पक्षों या कार्य क्षेत्र से संबंधित अलग अलग अभिजात वर्ग होते हैं। इसी आधार पर अभिजात वर्ग के विभिन्न प्रकारों का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा आपको, उदाहरणार्थ क्या मेरे प्यारे दोस्त, कार्ल मैनहीम ने समाज को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा है। ये प्रकार निम्नवत हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, 6 प्रकार ये आपके यहाँ पे देखे जा सकते हैं। पहली आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी, राजनीतिक अभिजात वर्ग। क्या, राजनीतिक अभिजात वर्ग। इसमें आपको लिखना रहेगा, राजनीतिक अभिजात वर्ग मुख्यतः शासक वर्ग ही होता है। क्या होता है, शासक वर्ग ही होता है, जिसके हाथ में देश के प्रशासन की बागडोर होती है। परंतु जिन प्रजातांत्रिक देशों में 2 राजनीतिक दल ही हैं, वहाँ विपक्षीय दल के शीर्षस्थ नेताओं का समूह भी अभिजात वर्ग भी होता है। ठीक है, दूसरा नंबर आपको डालना रहेगा, संगठनात्मक अभिजात वर्ग। इसमें आपको लिखना रहेगा संगठनात्मक, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अभिजात वर्ग वह वर्ग होता है जिसका मुख्य कार्य समाज की संगठनात्मक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। जैसे विभिन्न उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग जो कि संगठन कार्यों व योजनाओं को क्रियान्वित करते एवं समाज में व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हेडिंग आपको डालना रहेगा, बुद्धिजीवी अभिजात वर्ग। इसमें आपको लिखना रहेगा, बुद्धिजीवी अभिजात वर्ग समाज के बौद्धिक क्षेत्रों में अपना प्रभाव व नियंत्रण जमाए होते हैं और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए अपने गौरव की रक्षा करते हैं। ठीक है, चौथी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा, सौंदर्य बोधी अभिजात वर्ग। इसमें आपको लिखना रहेगा, सौंदर्य बोधी अभिजात वर्ग नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के क्षेत्रों में उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं। फिर आगे लिखना रहेगा, एवं अपनी अपनी कला के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। पांचवी नंबर हेडिंग आपको डालनी रहेगी, नीतिवादात्मक अभिजात वर्ग। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा, नीतिवादात्मक अभिजात वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कि सदाचार व नैतिकता को हमें पाठ पढ़ाते हैं एवं अपने जीवन व कर्म के माध्यम से ऐसे व्यवहार प्रतिमानों को प्रस्तुत करते हैं जो कि अनुकरणीय हो। ठीक है, छठी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, धार्मिक अभिजात वर्ग। इसमें लिखना होगा, धार्मिक अभिजात वर्ग में वह लोग आते हैं जो कि
अपने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो कि अपने को धार्मिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ मानते हैं और कभी कभी अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए धर्म का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो है अभिजात वर्ग के प्रकारों का भी वर्णन यहाँ पे आपका हो गया होगा। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। क्या करना है आपको? प्रभु जाति की अवधारणा का आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसका आपको कुछ इस प्रकार से जवाब देना होगा कि प्रभु जाति के समानांतर, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनेक अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? अनेक अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रबल जाति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इनमें प्रबल जाति, प्रभु संपन्नता जाति, प्रभावी जाति तथा संरक्षक जाति आदि अधिक प्रचलित शब्द हैं। ठीक है, आगे मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना, प्रभु जाति की जगह पे हम कई सारे शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रबल जाति, ठीक है, प्रभु संपन्नता जाति, ये भी प्रभु जाति का ही एक शब्द है, इसके जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। प्रभावी जाति और संरक्षक जाति, ये सारे कई शब्द हैं जो इनके जगह पे हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, वो हम अलग अलग सेंस में अलग अलग इनका प्रयोग करते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा, यह सभी शब्द एक ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत किसी ऐसे जाति समूह का बोध कराते हैं जिसके द्वारा गांव में पारस्परिक संबंधों तथा ग्रामीण एकता को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया जाता है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा, प्रभु जात की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर श्रीनिवास ने लिखा है, क्या लिखा है, कि एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जाता है, क्या कब कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? जब वह संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं कि परंपरागत जाति संस्तरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जातीय संस्करण में वह सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो। आगे आपको लिखना रहेगा, मतलब यहीं तक लिखा था ही श्रीनिवास ने, फिर आगे आपको अपने हिसाब से लिखना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी जाति को प्रभु जाति अथवा प्रबल जाति केवल तभी कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है, जब उसके समुदाय संख्या में इतनी अधिक हो कि वे गांव की अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व रख सकते हों। ठीक है, आगे लिखना रहेगा, तथा एक प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हों। यदि ऐसे बड़े और शक्तिशाली जाति समूह का स्थान संपूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत निम्न नहीं होता है, ठीक है, संपूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत निम्न नहीं होता है, तो वह सरलता से एक प्रबल अथवा प्रभु जाति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने भारतीय ग्रामों में पाई जाने वाली ऐसी अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर किसी जाति को प्रभु जाति कहा जा सकता है। वे विशेषताएं मुख्य रूप से 3 हैं। कौन कौन सी? पहली विशेषता उन्होंने बताया है कि उपलब्ध स्थानीय कृषि भूमि में एक बड़े भाग का स्वामित्व होना। ठीक है, मतलब कहीं पे हो और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जमीन उन्हीं लोगों के पास हो। फिर आगे दूसरी विशेषता उन्होंने ये बताया है कि जाति की सदस्य संख्या का यथेष्ट होना। क्या? जाति की सदस्य संख्या का यथेष्ट मतलब सर्वाधिक होना, वहाँ पे उस जाति की संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तीसरी नंबर आपको यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्थानीय जाति संस्तरण के आधार पर उस जाति का तुलनात्मक रूप से एक उच्च स्थान पर होना। ठीक है, अब आगे आपको लिखना रहेगा, आरंभ में डॉक्टर श्रीनिवास ने जिन विशेषताओं को कसौटी मानकर प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट किया था, वे विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे से परिपूर्ण भिन्न पाई जाती हैं। अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय ग्रामीण अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि गांवों में अक्सर वे जाति समूह को प्रभु जाति की स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं जिनका जातीय संस्तरण में माध्यम अथवा कभी कभी उससे भी कुछ निम्न स्थान होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि विभिन्न विद्वानों ने जिन अन्य आधारों को प्रभु जाति से संबंधित पाया है, उनकी संक्षिप्त विवेचना के द्वारा इस अवधारणा को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, तो आई होप ये छठा नंबर का प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। अब छठे नंबर का जो ये आखिरी प्रश्न है अथवा करके पूछा गया है, ये पूछा गया है हिंदू विवाह पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बताइए। हिंदू विवाह पर क्या करना है आपको? इस्लाम धर्म का प्रभाव बताना है। तो इसका भी जवाब आप बड़े
प्यारे ही शब्दों में दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि हिंदू धर्म, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हिंदू धर्म और इस्लाम के मूलभूत धार्मिक और सामाजिक आदर्शों, मूल्यों तथा प्रथा परंपराओं प्रथा परंपराओं में एकाधिक मौलिक अंतर थे। ठीक है, आगे लिखना है, इससे पहल पहले दोनों संस्कृतियों में संघर्ष अवश्य भावी था। हिंदुओं ने अपनी रक्षा के लिए अपनी जाति संबंधी नियमों को पहले से कहीं अधिक जटिल तथा कठोर बनाया। फिर आगे लिखना है, इन संबंध में विशेष कठोरता विवाह के संबंध में अपनाई गई। मुसलमान शासकों को सुंदर हिंदू लड़कियों को अपनी पत्नियां बनाने का शौक था। यहाँ तक कि विधवाओं से भी विवाह संबंध स्थापित करने में उन्हें कोई आपत्ति न थी। हिंदुओं की ओर से इस प्रवृत्ति की संभावित प्रक्रिया क्या हो सकती है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा, इसका अनुमान सरलता से ही लगाया जा सकता है। हिंदू लड़कियों या विधवाओं का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विवाह संबंध मुसलमानों के साथ स्थापित न हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 उपाय को अपनाया गया। पहला तो यह था कि हिंदुओं में बाल विवाह एक सामान्य नियम बन गया और लड़कियों के विवाह की आयु 8 से 9 वर्ष हो गई। ठीक है, आगे लिखना है आपको, यही नहीं गर्भ विवाह का भी प्रचलन इस युग में हुआ। ठीक है, आगे आपको लिखना है, गर्भवती स्त्रियां ज्योतिषियों से पूछकर या स्वयं ही होने वाले बच्चे के लिंग के संबंध में मतलब लड़का होगा या लड़की से अनुमान लगा लेती थी। ठीक है, वहाँ पे पहले के समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो ऋषि मुनि से ही पूछ लेती थी कि बताइए लड़का होगा या लड़की, वहाँ पे वैसे ही वो लोग बता देते थे। और उसी आधार पर जन्म लेने से पहले ही या तो विवाह संपादित हो जाता था अथवा लड़की वागदाता मान ली जाती थी। ठीक है, और बड़े होने पर विवाह उसी पूर्व निर्धारित लड़के से कर दिया जाता था। दूसरा उपाय उच्च तथा मध्य जातियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन तेजी से किया गया। क्या किया गया? मैं पहले पर्दा प्रथा का प्रचलन किया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों की गतिशीलता पर रोक लगाना था ताकि किसी भी रूप में इनका संबंध मुसलमानों से स्थापित ना हो सके और उनके साथ विवाह की कोई संभावना उत्पन्न ना हो। इस पर्दा प्रथा का एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि कुछ समृद्ध परिवारों को छोड़कर हिंदुओं में सामान्य स्त्रियां शिक्षा का पूर्ण अभाव हो गया। ठीक है, आगे लिखना है, इससे भी विवाह के संबंध में अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने में लड़कियां एक प्रकार से असमर्थ हो गई। ठीक है, तीसरा उपाय विधवाओं के विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, आगे आपको लिखना है, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रतिबंध, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रतिबंध के साथ अनेक धार्मिक तथा नैतिक विचारों को जोड़ दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि उस युग में कुछ नीची जातियों को छोड़कर अन्य लोगों की विवाह का विचार ही जाता रहा था। ठीक है, फिर भी वह आशंका की जाती थी। ठीक है, आशंका की जाती थी। आगे आपको लिखना है कि विधवाओं ने पुनर्विवाह को रोकने के ये नियम कुछ मुसलमानों में शायद असफल रहे, विशेषकर जबकि लड़कियां युवती और सुंदरी हैं। ठीक है, और उसे शासक वर्ग के परिवार में उपलब्ध सुख ऐश्वर्य का प्रलोभ दिया जाता है। इस संभावना को भी समाप्त करने के लिए एक चौथा उपाय सती प्रथा के आदर्श को और भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्त? सती प्रथा का प्रचलन वहां से ही स्टार्ट होता है। सती प्रथा में क्या होता है
यहाँ पे आगे आपको भी जानने को मिलेगा। इसके अंतर्गत स्त्रियों के दिल और दिमाग में यह बात भर दी गई कि मृतक पति की चिता में जलकर मर जाना पत्नी के लिए सबसे पुण्य का कार्य है और इसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत सी स्त्रियां ने इस आदर्श को सहर्ष स्वीकार किया और धीरे धीरे यह प्रथा एक ऐसी कठोर रूढ़ी के रूप में विकसित हो गई कि जो विधवाएं अपने मृत पति के साथ सहमरण के लिए तैयार नहीं होती थीं, उनको जबरदस्ती इस कार्य के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्र के निर्देशानुसार इस समय प्रचलित बाल विवाह का आदर्श तो इतना प्रभावशाली प्रतीत हुआ कि मुसलमानों ने भी इसे अपनाया। वास्तव में मुसलमानों में इसके प्रचलन का कारण यह था कि भारत के अधिकतर मुसलमान मूलतः हिंदू ही थे। ठीक है, मूलतः हिंदू ही थे और वे मुसलमान बन जाने के बाद भी बाल विवाह संबंधित अपनी पुरानी प्रथा को ना छोड़ सके। ठीक है, आगे लिखना रहेगा, फलतः मुसलमानों में भी बाल विवाह का प्रचलन हो गया और उनके कानून में इस प्रकार के कुछ मुसलमानों में दहेज की तरह वर मूल्य प्रथा का भी क्या मेरे भाई दोस्त प्रचार हो गया। आगे आपको लिखना रहेगा, परंतु इसका प्रचलन बहुत ही सीमित, फिर भी मुसलमान की वैवाहिक संस्था पर हिंदुओं की संस्कृति का यह भी एक प्रभाव क्या है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे जैसे ही ये लघु उत्तरीय सेक्शन समाप्त होता है, खंड सा मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ भी आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 500 शब्दों में आपको देना है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदू के लिए धर्म जीवन ढंग है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, धर्म जीवन ढंग है, ना कि केवल पूजा अर्चना विधि। धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे 8वां नंबर पूछ रहा है, संयुक्त परिवार से क्या अभिप्राय है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि हिंदू संस्कार के समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए तथा अपन उपनयन संस्कार को विशेष स्थान क्यों प्राप्त है। 10वां नंबर आपको लिखना है, किन किन संस्थाओं ने समाज सुधार आंदोलन में भाग लिया, वर्णन कीजिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।